नमस्कार दोस्तों, आज फिर से सेट नंबर 2 हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो कि प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसका सेट नंबर 2 करेंगे। पहला हम लोग सेट कर चुके हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है? और इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि जो है कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 23 अगस्त, 22 जुलाई, 22 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो इसका आंसर है 23 अगस्त, ठीक है? 23 अगस्त को हम लोग पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टैनेजर टैनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया? टैनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ऑप्शन है इसरो, ईएसए, सीएनएसए या नासा। तो आंसर है इसका नासा। इसे नासा ने लॉन्च किया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य का शहर घोषित किया? ठीक है, साहित्य का शहर किसे घोषित किया है यूनेस्को ने? वो केरल का एक शहर है। तो इसका आंसर है कोझिकोड जो है, कोझिकोड को ये सिटी ऑफ लिटरेचर कहता है, ठीक है? वहीं जो है ग्वालियर को ये सिटी ऑफ म्यूजिक कहता है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहता है, ठीक है? और बेंगलुरु को ये क्या कहता है? विश्व शहर संस्कृति मंच, ठीक है, का हिस्सा बनने दिया, विश्व शहर संस्कृति मंच, ठीक है? और अहमदाबाद को जो है यह विश्व धरोहर शहर जो प्रथम विश्व धरोहर शहर जो इंडिया का प्रथम विश्व धरोहर शहर कहा गया अहमदाबाद को फर्स्ट विश्व धरोहर शहर घोषित किया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं एंटोनियो कास्टा, एंटोनियो कास्टा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास जो है राज्य के नीति निर्देशक तंत्र सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 45, 46, 48, 47। तो इसका आंसर है 47। ये आर्टिकल 47 के तहत करता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है जिसमें कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होना, ये है आर्टिकल 47, ठीक है? आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 के अनुसार जो है राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, ठीक है? वहीं भाग 4 का जो है भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के तथा अन्य दुर्बल वर्गों के हितों हेतु शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। वहीं आर्टिकल 48 कहता है
कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। वहीं 48A के तहत जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? दोनों घाट, मान लिया ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये किसी पहाड़ी पे मिलते हैं। इस पहाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, नल्ला माला की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी और महेंद्रगढ़ी की पहाड़ी। तो इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। ये जो है तमिलनाडु के पास है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है। जबकि ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है ये उड़ीसा में है। सतपुड़ा जो है ये आपका नर्मदा और तापी के बीच में है। ठीक है। और नल्ला माला जो है आप अगर देखें तो नल्ला माला जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नल्ला माला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नाबार्ड के ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 5 में डैश नामक एक विशेष पायलट योजना प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन है BLP कार्यक्रम, JLG कार्यक्रम या SCSY MEDP। तो इसका आंसर है आपका JLG प्रोग्राम। JLG प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या था? तो इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट लाइबिलिटी प्रोग्राम। जी है ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या योजना सूक्ष्म वित्त जैसे पहल में संबंधित नहीं है? सूक्ष्म वित्त मतलब कम बजट के लिए, जो कि छोटे किसानों या छोटे मजदूरों के लिए किया जाता था, इसमें से वो नहीं है। तो इसका आंसर है आप अगर देखें तो उज्ज्वला योजना। ये वित्तीय सहायता की बात कर रहा है। वित्तीय सहायता में ऐसा नहीं होता है। वित्तीय सहायता में देखिए इंदिरा गांधी कार्यक्रम भी वित्तीय सहायता के लिए था। जनधन योजना भी वित्तीय सहायता के लिए था। जीविका परियोजना भी वित्तीय सहायता के लिए है। लेकिन उज्ज्वला योजना इसमें जो है आप हर एक घर में सिलेंडर की बात की गई, चूल्हा जो कि गैस चूल्हे की बात की थी, इसलिए ये उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना। ठीक है। LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात थी। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1 मई को स्टार्ट किया गया था। 1 मई 2016। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद 20 का भाग 2। ठीक है। इसमें कहता है कि एक से किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जो है गवाही देने का के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। वहीं 20 का 1 कहता है आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। अर्थात मतलब क्या है कि कोई भी घटना जिस समय घटी है या जिस समय जो है कोई अपराध किया है, उस समय जो कानून अवेलेबल होगा उसी के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा, ना कि उसके बाद कोई कानून बनाकर उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल जो है 22 का 2 कहता है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अवधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और इसमें जो है यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 19 का 1 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या थी? अशोधित जन्म दर क्या थी? उस समय थी आपकी 21.8। अगर ये ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण था 23.3%। शहर की बात करें तो ये था 17.6। वहीं कुल की बात करें तो एवरेज इसका था 21.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ग्राम और लघु समिति को डैश के रूप में जाना जाता है। किस समिति के रूप में जाना जाता है? तो ये था करवे समिति। क्या था? करवे समिति। यह जो है इसकी गठन कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ग्राम और लघु उद्योग के लिए किया गया था। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए कुछ और समिति की बात करें तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है। और मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा उद्योग से है। वहीं आबिद हुसैन समिति का अध्यक्ष जो है लघु उद्योग से है। और महानलोबी समिति का जो है संबंध जो है आय का वितरण और जीवन स्तर से है। मुद्रा प्रणाली सुधार के लिए जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। वहीं डॉक्टर के.एम. मुंशी संविधान सभा के व्यापार समिति के आदेश के अध्यक्ष थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साल, बबूल, बांस जो कि शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? वार्षिक मात्रा वर्षा कितनी होती है? तो 21 सेंटीमीटर से 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। यहाँ जो है वार्षिक चक्र के भीतर 5 से 6 महीने जो है शुष्क महीना होता है। यहाँ कम वर्षा होती है। इन जंगलों में जो है जलवायु गर्म और आर्द्र होती है और इसका औसत टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से 30 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रक और गुणात्मक मापक है? साख नियंत्रक और गुणात्मक मापक। तो ऑप्शन है CRR, नैतिक दबाव, SLR। इसमें अगर कहा जाए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या केवल तीन, तो इसका आंसर है केवल दो, नैतिक दबाव होता है। ठीक है। अगर आप देखें इसमें जो है भारत रिजर्व बैंक जो है साख और नियंत्रक कई तरीकों से करती है। इसमें से एक है बैंक दर बैंक दर नीति द्वारा, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, तीसरा है बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, चौथा है तरलता संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, पांचवा है विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली को अपनाकर, छठा है चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा, सातवां है नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 में किसके द्वारा की गई थी? सांची के स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर द्वारा किया गया था। सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? MP में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषण स्थल है? पूरा पाषण स्थल कौन सा है? तो ये है भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमबेटका को जो है 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन किस लिए हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, जितने भी बालिग पुरुष थे उस समय जो है सारे पुरुष को भी वोटिंग का अधिकार नहीं था, एडल्ट सफरेज नहीं था। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए किया गया था मेन रूप से। इसके अलावा कई और मुद्दे थे। ठीक है, मेन रूप से यही था कि एडल्ट सफरेज जो था पुरुषों को भी अवेलेबल नहीं था। हम लोग का तो इंडिया में आज़ादी मिली और सबको जो है बराबर का हक मिला वोटिंग के लिए, वैसा सब जगह नहीं हुआ था, इंग्लैंड में खासकर तो नहीं हुआ था। इसलिए जो है उस समय एडल्ट सफरेज के लिए जो है पुरुषों के लिए किया गया था 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव। ठीक है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क जो है, मानस नेशनल पार्क असम में। ठीक है, वहीं घाना नेशनल पार्क कहाँ है? घाना नेशनल पार्क जो है, घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में। ठीक है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? सोमेश्वर ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो है बॉर्डर और मध्य प्रदेश के पास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहीं डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? डाचीगाम, जम्मू कश्मीर में। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम जो है कब अर्जित की गई थी? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता जो है 1953 में अर्जित की गई थी। ठीक है, और ये चढ़ने वाले कौन थे? सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, वो थे एडम हेनरी, एडमंड हेनरी, एडमंड हेनरी हेनरी और नेपाल के शेरपा तंजिंग, तंजिंग, शेरपा तंजिंग। ठीक है, कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को चढ़े थे। ठीक है, अब एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इसकी 8,848 पॉइंट 86 मीटर है। 8,848.86 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच? नेपाल हिमालय, पहले हम जान लेंगे जो है हिमालय को जो है प्रादेशिक विभाजन में 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? आप अगर देखेंगे तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय को अगर देखा जाए तो ये है, अवस्थित है सिंधु और सतलज नदी के बीच। सिंधु और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा है? पंजाब हिमालय। वहीं अगर बात करें कुमाऊं हिमालय की, कुमाऊं हिमालय जो है अवस्थित है सतलज और काली के नदी के किनारे, ये है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच है, ये है नेपाल हिमालय, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, और असम हिमालय जो है, असम हिमालय जो है स्थित है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये है आपका असम हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है अवेलेबल? 78%। ठीक, और ऑक्सीजन कितना है? 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन कितना होता है? पाए।
किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? ऑप्शन है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है, आयतन तथा तापमान दोनों घटता है, आयतन घटता है तापमान बढ़ता है, या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तापमान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है। क्या होता है? आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका आंसर है आपका परावैंगनिक विकिरण, परावैंगनिक विकिरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला कौन सा रंग होता है? किस रंग का प्रकाश होता है? अगर ये मान लिया जाए, हमें थोड़ा समझा जाए, प्रिज्म बनाते हैं, ये अगर प्रिज्म मान लें, ठीक है, ये कोई लाइट गई है, तो यहाँ से कितनी तरह की किरण निकलती है? 7। ठीक है, ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडस, उसके बाद ये है वी, विबग्योर, विबग्योर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? बैंगनी होता है। इसमें कौन सा होगा? बैंगनी होता है। वॉयलेट, तो बैंगनी आंसर हो जाएगा। कहता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो गिरने लगती है, गिर जाएगी मिट्टी के तेल की सतह। हकल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गैर एरोमेटिक है? कौन सा जो है गैर एरोमेटिक है हकल का नियम के अनुसार? तो इसका आंसर है आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है गैर एरोमेटिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनओमीय प्रतिरोध है? अनओमीय प्रतिरोध मतलब जो ओम प्रतिरोध को पालन नहीं करता। तो ये है डायोड। डायोड जो है अनओमीय है। बाकी सब ये लैंप तंतु, तांबे का तार और टंगस्टन का तंतु जो है ओमीय प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 28 पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे आपके हरविंदर सिंह और प्रतिपाल। कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रतिपाल। 29 जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक थे जिनका निधन जो है दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। तो ये जाकिर हुसैन आपको सबको पता होगा, ये तबला बजाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है। ठीक है, ये किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हराया था। दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है 8 रन से हराया था, ये खिताब जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 जनवरी 2025 तक जो है अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? ठीक है, किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? अजय बंगा। अजय बंगा जो थे आपके, वो थे विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है?
आप देखेंगे तो लोहित नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 1887 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। ठीक है। तो ये था आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ये अहिंसक आंदोलन हुआ था। ठीक है। इसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी जो है पेड़ लगाए थे। ये आंदोलन आपको ओपिक्को आंदोलन जो है 1983 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत क्या है या कौन सा है? आध्यात्मिक स्रोत क्या है? तो ये है आपका मापचा खम्बाव। ठीक है। क्या है? मापचा खम्बाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कहाँ है? आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? एक मिनट। 36 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये अलग किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। इससे बर्मा को अलग कर दिया गया था। अगर आप देखें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध ये हुआ था आपका 1824 से 26 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? ऑप्शन है के एस हेगड़े, गणेश मालवंकर, एम ए अयंगर और मिया मीरा कुमार। तो इसका आंसर है गणेश मावलंकर। कौन थे? गणेश मावलंकर। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आपको पता होगा, ये है आपका आयरलैंड से प्रभावित था। क्या था? आयरलैंड से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित? तो राष्ट्रपति जो है का अगर देखा जाए तो ये है आपका राष्ट्रपति का जो है शपथ आर्टिकल 60 और उपराष्ट्रपति का 69। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कौन सा निकाय जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं? तो भारतीय चुनाव आयोग ये संवैधानिक निकाय है। आप अगर देखें वित्त आयोग तो भी ये भी संवैधानिक निकाय है, जबकि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 41 भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था? इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। 42 भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी आपका 2001 में। क्या हो गया? कब की गई थी? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 43
करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्ति की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए, जो देख नहीं सकते, उसके लिए लॉन्च किया था आपका मनी। क्या लॉन्च किया था? मनी। ठीक है। मनी का फुल फॉर्म क्या होता है? मनी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कूका विद्रोह, मोपला विद्रोह, भीम विद्रोह, कोल विद्रोह, और ये कहाँ कहाँ हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ है? कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। सॉरी, कूका विद्रोह हुआ है आपका पंजाब में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? मालाबार में। भील विद्रोह कहाँ हुआ है आपका? महाराष्ट्र में। कोल विद्रोह हुआ है उड़ीसा और बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 1883-84 का इलबर्ट बिल किससे संबंधित है? इलबर्ट बिल किस लिए आया था? तो इलबर्ट बिल किस लिए आया था? ऑप्शन है न्यायिक सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए, वित्तीय सुधार के लिए, या सामाजिक सुधार के लिए। तो इलबर्ट बिल आया था न्यायिक सुधार के लिए। किस लिए आया था? न्यायिक सुधार सुधार के लिए आया था। किसके दौरान आया था? कौन थे उस समय वायसराय? वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है के बारे में कुछ दिया हुआ है, वो कब हुआ था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है 1948 की हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, भारत के सभी देशी रियासत के विरुद्ध था, या जम्मू एंड कश्मीर के विरुद्ध था, या भारत पाकिस्तान युद्ध के 1999 का है। तो ये था आपका 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था ऑपरेशन पोलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है। तो ये है आपका, ये है फोगोसोम। फोगोसोम किसका है? फोगोसोम का उदाहरण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 49 रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के संबंधित रूप कौन कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ये होता है आपका सार्कोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। क्या होता है? सार्कोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम कहलाता है। रेखित पेशियों के पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका से संबंधित रूप को कहते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो ये है आपका डर्मिस। डर्मिस जो है व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कुशिंग सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं? किस कारण से कुशिंग सिंड्रोम होता है? तो ये होता है आपका कॉर्टिसोल का अधिकतम स्राव की वजह से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है फिलोपियन ट्यूब किस क्षेत्र में निषेचन करता है होता है? फिलोपियन ट्यूब किस क्षेत्र में निषेचन करता है? तो ये है आपका एम्प्यूला।
एम्प्यूला में होता है। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, कब होता है? किस में होता है श्वसन अनुपात 1 से अधिक? तो ये होता है आपका कार्बनिक अम्ल में। कब होता है? कार्बनिक अम्ल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये है आपका पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम और फॉस्फेट को रक्त में नियंत्रित करता है। 55 क्या कहता है? 55 कहता है कि लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे दिया है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंक जो है लंदन की 2024 का अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो ये दिया है आपको भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है। गिद्धों की एसोसिएशन एशियन किंग प्रजाति गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में किया गया था। महाराजगंज जिले में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? कौन बनी है पहली महिला महानिदेशक? पहली महानिदेशक कौन बनी है आपका? ये है आपका साधना सक्सेना नायर। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो रेट दर क्या है? नई रेपो रेट क्या है? तो इसका आंसर है 6.25%। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया था? हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? तो ये था आपका पोलैंड पर आक्रमण किया था जिसके वजह से ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 61, हुंकार हिंदी जो है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके प्रकाशक कौन थे? इसके प्रकाशक कौन थे? तो ये थे आपके सहजानंद सरस्वती। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संस्थापक कौन थे? संपादक ये थे सरस्वती सहजानंद। 62 है, कहता राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। दूसरा है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। तीसरा है यहाँ बहुत गर्मी होती है। चौथा है यहाँ ठंड के कारण पेड़ों पर बर्फ जमे होते हैं। तो आप तो लास्ट वाला तो नहीं मारिएगा किसी भी स्थिति में। तो इसको अगर ठीक से पढ़ें, पहला ऑप्शन हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, वहाँ हवा को कोई बाधा मिलता ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं है, इस वजह से वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। मान लिया जाए ये पानी लेके कोई हवा जा रही है, ये हवा जो है पानी लेके, हवा में जो है नमी है और यहाँ एक पहाड़ है, तो यहाँ पहाड़ है तो यहाँ टकराएगी, ये पानी जमा जो होगा वो फिर वर्षा के रूप में गिरेगी। लेकिन अगर यहाँ कोई पहाड़ हो ही नहीं तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से यहाँ वर्षा नहीं होगी। यही कारण है कि राजस्थान में कोई जो है इससे कोई बाधा नहीं मिलती हवा को रोकने के लिए, जिस कारण वहाँ ऊंचाई प्राप्त भी नहीं होती और उससे जो है वर्षा भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NW नेशनल वाटरवे 4 किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था नेशनल जलमार्ग।
ठीक है। 4 नेशनल जल मार्ग हैं, कौन कौन से हैं? भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से संबंधित है। ठीक है, कहाँ कहाँ जाती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है वेल्ड, डाउस, पाम्पस आदि शब्द किससे संबंधित है? ये क्या घास का मैदान है, बादलों के प्रकार हैं, घाटियां हैं, या नदियों में बहने वाले नदियों पर बने हुए बांध? तो ये एक घास का मैदान है। वेल्ड, डाउस, पाम्पस ये सब क्या है? एक घास का मैदान है। ठीक है। वेल्ड जो बात कर रहे हैं ये कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। पंपस की बात करें तो पंपस जो है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। डाउस की बात करें, डाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक घास का मैदान, आंसर ए हो जाएगा। 65 कहता है कौन सा एक जो है स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है, ये एक हंगरी है। हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है। इसमें जो है भू आवेशित देश वह देश होता है जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है। भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जो है स्थलरुद्ध है। इसमें जो है जल मार्ग नहीं है, समुद्र नहीं है इसके बॉर्डर पे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पे कौन सा समय होगा? ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे और ग्रीनविच 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री पर है तो इसका होगा आंसर वहाँ जो है, वहाँ आंसर इसका हो जाएगा आपका दोपहर का 2 बज रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्री पर जो है 1 घंटा बढ़ जाता है। 15 डिग्री पर जो है 1 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 भारत के खनिज तल यानी पेट्रोलियम जो है उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थियों का युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन है आपका लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन जो है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी आसाम में है, या इनमें से सब सही है? तो ये अगर देखा जाए लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, ये भी सत्य है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ये भी सत्य है। सुरमा घाटी असम है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्र का लगभग कितना % धारण करता है? कितना % एरिया भारत का जो है बिहार के पास? बिहार के पास है आपका 3%। कितना है? लगभग 3% है। अगर ठीक से देखा जाए तो ये है 2.86%। ठीक है, 2.86%। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पर्यावरण कार्यकर्ता जो है केन सारोवीवा जो है उन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो किस देश के रहने वाले थे? वो थे नाइजीरिया के, वो नाइजीरियन थे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? तो नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली 1960 ईस्वी में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? यानी जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किस वजह से लिए थे? तो चौरा चौरी जो कांड हो गया था इस वजह से लिए थे। ठीक है, तो वो थे आपका कब लिए थे? 1922 ईस्वी में। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो ये है आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन में जो छिद्र है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, या समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत में वृद्धि, या समताप मंडल के ऊपरी परत में कार्बनिक अम्ल के सांद्रण में कमी। तो इसका आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। ठीक है, आंसर बी है। 76 क्वेश्चन नंबर कहता है कि परमाणु कक्षक क्या है? परमाणु कक्षक क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ है, अंडाकार कक्ष है, या वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, या परमाणु की कक्षा जहां नाभिक है। तो परमाणु कक्षक जो है यानी परमाणु का जो सेल है वो एक क्या है? ये जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। यही इस बात का आंसर है। 77 है प्रोटॉन संख्या जो है 84 और न्यूक्लियॉन संख्या जो है 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक में की संरचना क्या है? नाभिक की संरचना क्या है? तो इसमें जो है क्षय होने के बाद प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, 85 हो जाएगी, और न्यूक्लियॉन की संख्या एक घट जाएगी। ठीक है, इसे परमाणु कक्षा में ऐसा स्थित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये नहीं होगा, इसमें जो है आंसर होगा आपका अल्फा किरण लग रहा है। हाँ, अल्फा किरण में 2 ये माइनस होगा, ये माइनस होगा 2 और ये 4 माइनस होगा। ठीक है, 1 मिनट इसको मिटाने दीजिए हमको। आंसर होगा 2 माइनस होने के बाद ये 82 हो जाएगा और न्यूक्लियन एसिड 212 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण माइनस होता है तो उसमें जो है आपका प्रोटॉन की संख्या जो है नीचे लिखी रहती है। आप देखेंगे ये इसका जो संरचना बनेगा, मान लिया ये है x, ये 84 दे रखा है, ये 216 दे रखा है। इसमें अगर अल्फा कण लगा है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 82 212 ये बनेगा और यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? ऑप्शन है गैलेना, क्यूपराइट, सिनेबार, या बॉक्साइट। तो कुल मिला के बॉक्साइट जो है अयस्क है जिससे कि एल्युमिनियम निकलता है। 79, किस देश के विमान में प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में मारे गए? किस विमान से प्रथम खेप के जो है 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? कब उतारे गए, कहाँ के थे वो? तो ये उतारे गए थे आपके अमेरिका से। ठीक है, डंकी मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने वाले 104 भारतीयों को ट्रम्प सरकार द्वारा निर्वासित किया गया था। ठीक है, इसमें से जो अमेरिका से आए थे वो 104 आए थे पहले खेप में फरवरी 2025 में। 80, कहता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिससे कि अमेरिका को वो हटा लिए 2025 में? तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC से उन्होंने अपने आप को वापस ले लिया।
क्वेश्चन नंबर 81, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदु पर प्रकाश डाला, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 4 मुख्य फोकस बिंदु था, जिसमें से कोई एक शामिल नहीं है। इसमें गरीबी तो था, ठीक है, युवा भी थे, नारी भी थी, लेकिन बेरोजगारी नहीं था। तो यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन सा फोकस बिंदु था? गरीबी, युवा, नारी और चौथा था एक अन्नदाता। क्या था? अन्नदाता, ठीक है, बेरोजगारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 82, कहता है रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को कौन से नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है अपने मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया भारत के किस संविधान के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार? तो ये है आपका 350 ए के तहत। इसमें जो है राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का उचित प्रबंध किया गया है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 349 कहता है कि संविधान के प्रारंभ वर्ष में की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाले कोई विधेयक राष्ट्रपति से की पूर्व मंजूरी से ही पेश हो किया जा सकता है, ठीक है। 350 कहता है शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा की बात करता है। वहीं 350 बी कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारी को की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर सकता है। और 351 जो है राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा, वो 351 कहता है हिंदी भाषा के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य से का अंग था? लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो ये बिहार का अंग था। बिहार में लिच्छवी गणराज्य था। आप अगर देखें कुछ राज्य और उसके जो है राजधानी को, तो पहला अंग जो महाजनपद था उसका राजधानी था चंपा, मगध का जो है गिरिब्रज राजधानी था, काशी का राजधानी वाराणसी था, वत्स का राजधानी कौशाम्बी था, वज्जी का राजधानी जो है वैशाली था, कौशल का राजधानी श्रावस्ती था, अवंती का उज्जैन या महिष्मती है, जबकि अश्मक का पोटली या पोतन है, गंधार का तक्षशिला और सुरसैन का मथुरा था। क्वेश्चन नंबर 85, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह किसका मत था? ये किसने कहा था कि जो है आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया है? वो कहे थे आपके मैक्समुलर ने। मैक्समुलर कहते हैं कि जो है आर्य का जो है वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन तक प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी आपका 1937 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उसमें कौन-कौन से हैं? तो आप अगर देखें तो चीन तो है, फ्रांस भी है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है और यूएसए है। इसमें अगर देखा जाए चीन, जर्मनी नहीं है, जर्मनी यहाँ दे रखा, कनाडा नहीं है, तो और जर्मनी नहीं, तो ये आंसर होगा आपका सी। अंकोरवाट का मंदिर अवस्थित है, कहाँ है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कंबोडिया में अवस्थित है। अंकोरवाट का मंदिर किसमें कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ये किस किस देवता का मंदिर है? विष्णु का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम थोड़ा स्पेस ले लें। हाँ, मैथ आ गया। कहता है 3 कुर्सी 2 मेज का मूल्य जो है 1850 है।
3 चेयर प्लस 2 टेबल जो है 1850 रुपये में मिलता है। वहीं बात करें 5 चेयर प्लस 3 टेबल जो है 2850 रुपये में मिलता है। अगर आप इसको इस इक्वेशन को मिलाएं, ये 5 अगर हम निकालने क्या कर रहा है, 2 कुर्सी और 2 मेज दोनों को बराबर कर रहा है, तो हम 1 चेयर और 1 टेबल का मान निकाल लें। तो इसको अगर हम 5 से गुना कर दें, सॉरी, ऊपर वाले को अगर हम इसे 3 से गुना कर दें, छोड़िए, और इसे जो है नीचे वाले को हम 2 से गुना कर दें, तो हमारा बराबर हो जाएगा। 3 तिहाई 9 सी प्लस 6 टी बराबर 0, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, 1 25, 3 1 4, सॉरी 3 2 5, 8 तिहाई 24, हाँ, इसका हो जाएगा 10 चेयर प्लस 6 टेबल बराबर क्या हो जाएगा, 5700। इसको अगर ऊपर वाले को घटा दें तो बचता है 1 चेयर बराबर 28 दूना 56 1 57, हाँ, बचेगा 0, 5, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 150 रुपये बचेगा। चेयर का दाम, 1 चेयर का दाम 150 हो गया, और 1 चेयर का अगर दाम 150 है तो 15 तिया 45, 450 रुपया होगा चेयर का दाम, प्लस 2 टी बराबर 1850। अगर टेबल का दाम घटाएं तो बचेगा 1850 में 450 जाएगा तो बचेगा आपका 1450। ठीक है, 1400 बचेगा, 1400 में 700 का बचेगा आपका टेबल, 700 का बचेगा। तो 300 प्लस 1400 यानी 1700 आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, या नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आसान ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राघव की मासिक आय जो है 18,000 है। राघव ने 5% के वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। अगर आप देखें 5% की दर से 3 वर्ष के लिए कितने पर 30,000 का लोन लिया, तो इसका जो है इंटरेस्ट कितना लीजिएगा, 1500 बटे 100 हो जाएगा। 5% का मतलब 100 से ये कर दीजिएगा तो बचेगा 5 या 15, 15 या 4500 रुपया निकलेगा इसका इंटरेस्ट। 4500 रुपये इंटरेस्ट लिया, लेकिन वो कह रहा है कि इसको जो है उसके 3 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत होगी। ये जो है इसके मासिक वेतन का कितना परसेंट है, तो 18,000 इसको नीचे कर दीजिए, गुना 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, और इसको अगर कटाएंगे तो 2500 रुपया 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% आंसर आ जाएगा। ये 18,000 है, ये घटाएंगे तो आप 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो आपको पता होगा फार्मूला, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू दे रखा है 78 बराबर पहला पद हमारा क्या है, ए यानी 3 है, प्लस एन हमको निकालना है, माइनस 1 इंटू डी दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5,
तो 78, इससे अगर 3 माइनस करें तो बचता है आपका 75 बराबर n-1 इंटू 5, 5 से इसे घटाते हैं तो आता है 25, सॉरी 15, और बराबर n-1 है तो n बराबर आ जाएगा 16, 16 इस सवाल का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, 92 कहता है, अब हम कलर बदल लेते हैं इसका, कि 2 डाइस के एकक फेंक में योग जो है 10 या 10 से अधिक आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 10 के लिए निकालेंगे। 10 कब-कब आ सकता है? किसी डाइस को फेंकेंगे तो 10 आने के लिए आपको जो है, पहली बार हम 2 बार फेंकेंगे, तो 2 बार किसी भी डाइस को फेंकेंगे, तो 2 बार फेंकने में क्या प्रायिकता होगी? 6 गुना 6 होगा, क्योंकि डाइस से जो है 6 आ सकता है, 6 नंबर होता है, 6 गुना 6 हो सकता है, 36 होगा, बराबर 36 होगा। तो अगर 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? आप अगर एक बार देखें, तो 10 कब-कब आ सकता है? 6, 8, 4 हो सकता है। 6, 4 हो सकता है। या 4, 6 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? 5, 5 हो सकता है। यही 3 हो सकता है। तो ये हो गया 3। 10 से अधिक की बात करें, 10 से आपका अधिक की बात करें, तो पहला, आप अगर 10 से अधिक में मान लीजिए 11 की बात करें, तो 11 में क्या-क्या हो सकता है? 6, 5 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, ये 2 ही हो सकता है। तो ये हो गया आपका 2। तीसरा, 12, 12 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है? 12 आने के लिए 6 या 6, 6 होगा, ये हो गया आपका 1। तो टोटल कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6 आ गया। 6 बटे ये 36 हो गया। 6 बटा 36 कितना होता है? 1 बटा 6 होगा आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 93, 93 इसको एक बार मिटा लें, छोड़िए रहने दीजिए, इस साइड बना लेंगे। कहता है कोई एक त्रिभुज है, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि 2 भुजा बराबर है। मान लिया ए, बी, सी। इसमें कहता है ए बी और ए सी, ये भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, वो है 26 और 26। ठीक है? और ये भुजा दे रखा है हमारा 20। तो कहता है इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फ़ॉर्मूला होता है आपका, एक मिनट, आप कहें समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? ए बटा 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए। इसमें बी जो है आपका बराबर वाला भुजा होता है, और ए जो है बेस होता है। ए बेस हो गया, और बी जो होता है इक्वल साइड होता है। ठीक है? तो इस पर अगर हम फ़ॉर्मूला रखें, तो हमारा बेस हमारा 20 दे रखा है, बेस हमारा 20 दे रखा है, 20 बटा 4 रूट अंडर
4 इंटू 26 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 रूट अंडर 2704 माइनस 400 बराबर होगा 5 रूट अंडर 2304 और ये होता है 2304 48 का स्क्वायर होता है, तो 48 गुना 5 बराबर हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 240 यानी ए। ठीक है, इसमें कह रहा है आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? इसमें अगर आप देखें V2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ किस में चेंज हो जाएगा आपका वॉज प्लस V5 V3 ठीक है, वॉज लगेगा, वॉज के बाद V2 लगेगा, तो वॉज कहाँ कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अब इसमें देखा जाए तो स्मॉल प्लास्टिक पाइप की बात नहीं, इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट होगा अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। स्मॉल प्लास्टिक पाइप ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सॉरी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट है मार्बल। ठीक है, द मार्बल वॉज रोल्ड, क्या रोल किया गया? मार्बल रोल किया गया थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द स्मॉल प्लास्टिक नहीं है, ये मार्बल ऑब्जेक्ट है। द मार्बल वॉज रोल्ड, ये भी सही है, यहाँ तक तो ठीक है। बाय रॉबिन, यहाँ बाय पहले नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ द मार्बल थ्रो लिख दिया है यहाँ, ये इसलिए गलत है। तो आंसर हमारा ए होगा, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन, यही आंसर है। 95 कहता है इसको जो है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड टू मी द चार्लटन विल ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो सेड टू मी है, तो टू मी किसमें चेंज होता है? तो टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी टोल्ड मी है, ये सेड टू में है, एक ही ऑप्शन आंसर होगा इसका। आंसर हमारा सब में सेड टू कर दिया, सेड टू नहीं होता है, टोल्ड में चेंज होता है, टोल्ड मी में चेंज होगा, तो इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो कि एक शब्द में इसको लिखा गया है। कहता है जो भला बुरा ना समझता हो, जिसको भला बुरा समझ में नहीं हो, वो भला और बुरा समझ ही नहीं पाता है, वो कौन हो सकता है? जिसके पास विवेक नहीं हो, वो अविवेकी होगा। जबकि अविचारित कौन सा होगा? जिस पर विचार ना किया जा सके, किसी पर जो है अगर विचार नहीं कर पाते हैं वो अविचारित होता है। वहीं जो बांटा ना जा सके थे उसको अविभाज्य कहते हैं, और जिसको
अलग अलग तोड़ा ना जा सके वो अविभक्ति हो जाएगा। इसका आंसर है अविवेकी। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कौन सा माइक्रोवेव अवयव फेराडे रोटेशन के सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है। फेराडे रोटेशन पे के सिद्धांत पर प्रयोग करता है, तो ये है आपका सर्कुलेटर। सर्कुलेटर जो है वो फेराडे रोटेशन के सिद्धांत पर प्रयोग करता है। ठीक है। फेराडे रोटेशन एक ऐसी घटना है जिसके तहत रेडियो तरंग का ध्रुवीकरण तल आयन मंडल के चुंबकीय प्रवाह रेखाओं और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेडियो तरंग के ध्रुवीकरण तल आयन मंडल के चुंबकीय प्रवाह रेखाओं और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है पीओ। पीओ क्या होता है? पोलेनियम, इसको कहते हैं पोलेनियम, पोलोनियम कहते हैं इसको। पोलोनियम जो है आवर्त सारणी के किस आवर्त और समूह में रखा गया है? इसको जो है छठे आवर्त और ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। किस समूह में रखा गया? ऑक्सीजन समूह में रखा गया। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 84। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? मास नंबर, इसका मास नंबर होता है 209 मोल पर मीटर, ग्राम पर मोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 प्राकृतिक रबर का बहुलक है। किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का जो है ये एक बहुलक। Cr क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास क्या होगा? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3s2 6 3p6 3d4 5 और 4s1। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगले सेशन में हम लोग सेट 3 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।